प्रदीप जी का भजन है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तुम, बाहर से खामोश रहे तुम। भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न सुने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने।
मिर्जा गालिब की गजल है फिर कभी। And good evening friends. तो ये 5वां प्रवचन है टाइड्स ऑफ इमोशंस के ऊपर। भाव इमोशंस क्या है और उसका जो टाइड्स मतलब जो जवाब बाता ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे समंदर में हर अमुक घंटे में पानी ऊपर आता है फिर विसर जाता है, जवार भाता होता है। इस तरह हमारे दिन भर में हमारे जो भाव होते हैं वो इस तरह फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और कई बार तो ऐसा होता है कि दिनों तक भाव जो है वो नीचे की ओर ही रहते हैं, मतलब लो लेवल के ऊपर रहते हैं। जैसे कि इसमें टाइड जो लो टाइड हो जाती है समंदर में, इस तरह कभी हाई टाइड होती नहीं, इमोशंस के अंदर बहुत लो हो जाते हैं जब डिप्रेशन वगैरह आता है। तो इसीलिए ये योग करना, रेगुलर योग करना बहुत आवश्यक है कि ताकि हमारा इमोशनल बैलेंस बना रहे और चारों केंद्रों के अंदर बैलेंस बना रहे। अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, तो जो विचार बनते हैं उससे पहले क्या प्रक्रिया होती है। तो ये एक समझना ज़रूरी है। हम नॉर्मल कोर्स में हम ऐसा ही समझते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ को देखा और उसका मुझे विचार आया, पर ये विचार आया उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें अंदर बनती है, और वो क्या है, वो किस तरह बनती है, वो समझना ज़रूरी है, एक प्रक्रिया। तो ये तो हमारी अभी अवेयरनेस के अंदर नहीं होती है कि पहली साइट के अंदर हम जब देखते हैं तब क्या होता है। हमें तो बाद में दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति है, वस्तु है, वगैरह वगैरह। पर पहली मोमेंट के ऊपर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब एक छोटे 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 पार्टिकल्स, एकदम सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स जैसे होते हैं। जैसे आपने कभी कंप्यूटर में देखा होगा तो वो एक छोटे 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 जैसे ऊपर नीचे एक वेव्स होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। इस तरह वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इम्पल्स कहिए या ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो जो हम देखते हैं उसके पार्टिकल फिर इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर आते हैं, समझे ना। वो कोई व्यक्ति देखा तो व्यक्ति का चित्र पहले अंदर नहीं आ जाता है, पहले चित्र होता ही नहीं है। वो जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल की चीज़ अंदर आती है। और जो हम विचार वगैरह कहते हैं वो तो फिर एस्ट्रल लेवल की बात हुई। तो ये तो एस्ट्रल से भी सूक्ष्म चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं और वो मेमोरी की ओर जाते हैं, और उसके जैसी मतलब आइडेंटिकल ऐसी ही मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर से वो ढूंढ लेती है, और फिर दोनों आगे आते हैं। वहाँ आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर डिकोड होता है और फिर विचार बनता है, और विचार बनने के साथ के अंदर उसके अंदर कलरिंग भी आ जाता है। मतलब कि वो व्यक्ति जो है, वो जो डिकोडिंग होता है तो एक चित्र बनता है कि हाँ ये व्यक्ति, अभी चित्र बनना यहाँ हुआ। जो अंदर जो इम्पल्स आते हैं वो चित्र का नहीं होता है, वो तो इम्पल्सिस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में। फिर यहाँ एक चित्र बनता है, और चित्र बनने के बाद फिर उसके अंदर कलरिंग आ जाता है। मतलब कि IESN केंद्रों का कलरिंग, मतलब कि राग द्वेष कुछ भी अच्छा बुरा ये सब जो है वो हमारे अंदर उसके साथ साथ में ऐड हो जाता है। तो फिर हम व्यक्ति देखते हैं, पहचानते हैं, और फिर हम जानते हैं कि हाँ ये मित्र है या ये दुश्मन है, इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, वो बाद में फिर आता है सब। पर पहले जो चीज़ आती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आती है। ये बात खास समझनी ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसे समझते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ देखा और देखो ये चीज़ का जो आकृति है वो मेरे अंदर आ गई।
ऐसा नहीं होता है। ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया पहले होती है और वो प्रक्रिया को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब किताब के अंदर आके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 92 तक पढ़ा था। इसमें जो पॉइंट्स थे वो 9 से लेके 19 तक, इसमें खास करके अलग अलग जो सेंसर्स है उसकी इंटेंसिटी जब कम ज़्यादा होती है तो कौन से डिसीज़ आते हैं या कौन से उसके लक्षण हैं, वो हमने खास देखे थे। वो एक बार फिर से आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई चीज़ ऐसी है कि कैंसर जैसा चीज़ कैसे बनती है, तो ये इसके अंदर भी IESM केंद्रों का रोल होता है। तो ये सब जानना समझना ज़रूरी है। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 93 के ऊपर, इनर डिसिप्लिन, पेज नंबर 93। After each decoding, the emerging thought is in pure motive state and has a resultant intensity। अब ये चीज़ तो हम आगे भी देख चुके हैं, पर फिर भी ये चीज़ को दोबारा समझना ज़रूरी है, और ख़ास करके ये शब्द प्योर मोटिव स्टेट। तो जब विचार प्रकट होता है उस समय डिकोडिंग होता है और विचार प्रकट होता है उस समय हमारा प्योर मोटिव स्टेट अंदर क्या है, मतलब कि वो विचार का जो ओरिजिन क्या है, उसके अंदर कुछ अच्छा ही है, उसके अंदर कुछ भलापना है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ पड़ी है। तो ये जो है वो हमारा प्योर मोटिव हो जाता है। और फिर चाहे हम एक्शन कुछ भी करें, हम कर्म कुछ भी करें, एक इम्पल्स यहाँ प्योर मोटिव जो है वो एक अंकित हो जाता है, वो रजिस्टर हो जाता है कि हाँ इस समय ये डिकोडिंग हुआ, उस समय ये व्यक्ति के भाव ऐसे थे, उसके अंदर इस तरह चल रहा था। अब फिर हम उससे विपरीत भी कुछ कर्म करें, मतलब अंदर कुछ बुराई के भाव है और बाहर हम कुछ अच्छाई का काम करने का दिखावा करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। जो अंदर प्योर मोटिव स्टेट के अंदर जो रजिस्टर हो गया बस वो फाइनल हो गया। बाहर आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी दिखावा कर लो, कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्योर मोटिव स्टेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज़ लाइक डिपॉजिटिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम ए बैंक वेन एवर द इंटेंसिटी इज़ प्लस और माइनस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हम जानते हैं कि भाई जो ये अभी बन गई इंटेंसिटी, जो प्लस या माइनस बन गई, तो जब जब प्लस बनती है तो हमारा स्कोर बढ़ता है, और जब जब माइनस इंटेंसिटी बनती है तब तब हमारा स्कोर कम होता है। ये जैसे कि एक बैंक ट्रांजैक्शन होता है, पैसे की लेन देन होती है, इसी तरह ये चीज़ है कि जब जब हम पैसा अकाउंट में डालते हैं तो हमारा स्कोर बढ़ता है, हमारा बैलेंस बढ़ता है, पैसा ज़्यादा जमा होता है। और जब हम पैसा निकालते हैं बैंक में से तो हमारा जो अंदर जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। तो यही चीज़ जो है ये इंटेंसिटी के लिए भी है। अगर हम कुछ अच्छे विचार करते हैं या अच्छी तरह कुछ डिकोडिंग होता है तो हमारा इंटेंसिटी का स्कोर बढ़ता जाता है, और नेगेटिव कुछ अंदर बनता रहता है, और ये जो माइनस इंटेंसिटी बनती है उसके अंदर, तो फिर वो जो है हमारा अंदर का स्कोर घटता है। तो ये एक स्कोर जो है वो हमारे बीइंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो समझने की बात ये है कि स्कोर जितना कम होता है इतना हमारा बीइंग जो है वो लो लेवल पर चले जाता है। तो हमारा अगर बीइंग को उठाना है, ऊपर उठना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा जो ये स्कोर है वो हमेशा निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, और दिन भर में देखना चाहिए कि भाई हमारा कितना स्कोर ये बढ़ रहा है, इस मोमेंट के ऊपर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हर क्षण हमें अगर देखते रहते हैं तो धीरे धीरे करके हम स्कोर बढ़ाते जाएंगे, और फिर आगे देखा था इस तरह हमें अंडरस्टैंडिंग का यूनिट बनाना है, और इससे भी आगे जाके विजडम का यूनिट तक बनाना है। तब हम प्रत्यार के स्टेज के ऊपर पहुंच पाएंगे और आगे के स्टेज तक जा पाएंगे। तो ये सब योग की आगे के जो स्टेजेस है उसका भी आधार ये इंटेंसिटी का स्कोर ही है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो स्कोर बनेगा उसके हिसाब से ही हम कौन से योग के स्टेज के अंदर है वो नक्की हो पाएगा।
Such continuous operations beginning from early childhood creates a bank account which could be a plus or minus overdrawn account and could bankrupt a person. अब देखो यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई ये ट्रांजैक्शन कब से शुरू होता है, तो चाइल्डहुड से शुरू होता है। ये हमारे समझ में आता ही नहीं है, हम तो बड़े हो जाते हैं और फिर भी ये जो हमने कितना गलत अंदर ट्रांजैक्शन हो गया, कितना गलत माइनस इंटेंसिटी हमने इकट्ठा कर ली, वो तो कभी कोई बताता है तब हमारे ध्यान में आता है। और चाइल्डहुड से इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब 3-4 साल का होता है, जब उसकी विचार प्रक्रिया चालू होती है, अब वो सोचना शुरू करता है, तब से उसका ये अकाउंटिंग चालू हो जाता है। तो इसमें एक बात सबसे इम्पोर्टेंट समझनी ये है कि जो माँ बाप है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है कि उनका और इनके बच्चे को इस तरह एनकेज करना है कि हमेशा उसकी प्लस इंटेंसिटी किस तरह बनती रहे। ये कोई हमें सिखाता नहीं है, माँ बाप को भी ये पता नहीं चलता है बच्चा किस तरह है, बच्चा खाता है, पीता है, हेल्दी है, बस इतनी माँ बाप दरकार करते हैं, ज़्यादा नहीं दरकार करते। पर ये चीज़ अभी जब हमारे ध्यान में आई है तो ये चीज़ के ऊपर खास गौर करना चाहिए कि भाई बच्चे के अंदर कुछ पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर भी कुछ स्वभावगत चीज़ें होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुश रहते हैं, कुछ बच्चे रोटल जैसे होते हैं और वो एक जिसका मूड बार बार चेंज होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर बचपन से ही ये माइनस इंटेंसिटी जमा होना चालू हो जाता है, वो बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। तो ये माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा किस तरह खुश रहता है, इसके अंदर प्लस इंटेंसिटी बनती है। और ख़ास करके जब हम बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं और कई माँ बाप तो फटकारते भी हैं, तो वो उस समय बच्चे के अंदर बहुत सारी माइनस इंटेंसिटी जमा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना है, खास करके जिनके घरों के अंदर छोटे बच्चे हैं, तो ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो चाइल्डहुड से ही चालू हो जाता है। अभी फिर हम 40 के हुए, 50 के हुए, 60 के हो गए और फिर सोचते हैं कि हमारा अभी इंटेंसिटी किस तरह बढ़ाए इसको, तो ये तो बहुत लेट कामगिरी हो गई। फिर भी प्रयत्न करना है, पर अगर ये चीज़ बचपन से ही कोई हमें गाइड करता है तो हमारा बीइंग जो है वो एकदम निखर उठता है। वरना तो माइनस ये इंटेंसिटी जमा रहती है तो बैंकरप्ट, मतलब जैसे दिवालिया हो जाता है, इस तरह व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। When the bank balance is also a huge minus and the resultant intensity of each operation of coded impulse to decoded thought continues to be a predominant minus resultant, then it so happens that the intellectual center is permanently dominated by the emotional and sex centers. तो अगर ये बार बार ऐसा होता रहेगा कि ये इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर को डोमिनेट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जत्था बढ़ता ही जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो सरेंडर कर देगा, वो कभी भी इमोशनल सेक्स सेंटर के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ये डेंजर स्थिति है। डेंजर स्थिति इसलिए क्योंकि आगे जाके जो क्रिमिनल बनते हैं वो इसी तरह क्रिमिनल बनते हैं कि जिसके अंदर माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत इकट्ठी हो गई, अभी वो व्यक्ति क्रिमिनल हो गया। अभी क्रिमिनल व्यक्ति को हम क्रिमिनल कहते हैं और डांटते हैं, पर किसी ने इसकी ये परवाह नहीं की कि भाई बचपन से अगर किसी ने इसके जो ये इंटेंसिटी बनने के ऊपर ध्यान दिया होता तो ये आदमी कभी क्रिमिनल बनता ही नहीं। तो हम कभी भी क्रिमिनल आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते या उसको भला बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो परवरिश है, जहाँ ये चीज़ प्लस इंटेंसिटी बननी चाहिए, वो कोई उसको मौका ही न मिला, न किसी ने उसको इस तरह समझाया, तो वो इस तरह ये माइनस इंटेंसिटी में चला गया। और कई बार घर के अंदर भी ऐसा वातावरण होता है कि बच्चे बहुत जल्दी माइनस इंटेंसिटी में चले जाते हैं, तो इस तरह क्रिमिनल क्रिएट होते हैं। ए नॉर्मल पर्सन बिलीव्स इन दैट वेग टर्म विल and uses will
to control this inner process and not knowing the right method, faces defeat, dejection, and loses heart, and slowly loses faith in himself, in God, and in the goodness of man, and then considers himself the aggravated partly and reacts accordingly. तो अंदर की ये प्रक्रिया जो है, ये चारों सेंटर की जो रमत है, उसको जब हम जानते नहीं हैं तो क्या करते हैं, हम विल का उपयोग करते हैं, इच्छा। तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि भाई लोग अपने आप को सप्रेस करते हैं, रहते हैं, अंदर बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हुई होती है, पर कुछ ऐसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, कौटुंबिक कारण के वजह से वो इच्छाओं को व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकती है, वो उसको दबा के रखता है। तो इस तरह ये जो विल का हम गलत उपयोग करते हैं, अंदर का जो प्रोसेस है उसको समझते नहीं है और जो राइट मेथड है उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर जाके आगे जाके क्या होगा कि अंदर एक डिफीट की स्थिति आएगी। जैसे वो हार गया है, अंदर डिजेक्शन हो गया, जैसे विषाद की स्थिति है, और इसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है इस व्यक्ति के अंदर, और फिर वो व्यक्ति अपने अंदर का भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी गंवा देता है, और इसको और जो परमात्मा है, अच्छाई है, इन सब चीज़ों के ऊपर का वो विश्वास जो है वो गंवाता जाता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, और इस तरह वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी तरफ बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी विल का उपयोग, मतलब विल मतलब कि संकल्प, गलत संकल्प से इसको दबाने का या सुधारने का प्रयत्न मत करें। इसकी राइट मेथड जो है, वो जो तावरिया जी ने जो करेक्टिव पूरी मेथड दी है, और करेक्टिव मेथड में रिफाइनिंग 3 स्टेप वगैरह जो है, वो सब व्यक्ति अगर करती है तो उसके अंदर ये जो है वो इतनी नेगेटिविटी जमा नहीं होगी, और ये उसके अंदर जो है इस तरह का डिप्रेशन, डिजेक्शन का अंदर उसके अंदर माहौल नहीं बनेगा। If we were to take a new broom to sweep a room of utter darkness and thereby expect to be lighted, our efforts not only will be fruitless even if we were to continue for an eternity, but also any average person would call us foolish because it is never done and it is never possible. तो ये दृष्टांत तो तावरिया जी हर समय देते रहते थे उनकी बातों के अंदर कि भाई एक रूम के अंदर गहरा अंधकार है और आप नई झाड़ू लेके आते हैं, और अगर वो झाड़ू से ये अंधेरा को निकालने का प्रयत्न करेंगे तो लोग आपको फुलिश, मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो हम जो IESM केंद्रों के ऊपर जो काम करते हैं वो ऐसा ही कुछ है कि अंधेरे का, हम झाड़ू से अंधेरे को निकालने का काम करते हैं, ऐसा ही IESM केंद्रों के साथ हमारा काम होता है। पर राइट चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे रूम में अंधेरा है तो बस एक स्विच ऑन करना ही है, काफ़ी है, उजाला हो जाता है। तो इस तरह IESM के अंदर भी हमें इस तरह जानना समझना चाहिए कि किस तरह इसके ऊपर काम करेंगे तो चारों के अंदर बैलेंस आ जाएगा। डियर रीडर, द डे योर मेंटल डायमेंशंस विल इंक्रीज, you will find that your attempt to control the working of these centers by will or resolutions is stupid, and even after an eternity you will not succeed. तो जब ये हमें ऐसा अभी पता नहीं चलता है, क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं, जैसे अंधेरे को झाड़ू से निकालने का ही आजकल अभी तक हम काम कर रहे हैं। जब हम सुधारना की, करेक्टिव की जो प्रक्रिया चालू करते हैं तब हम राइट मार्ग के ऊपर आए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा जो एक अंदर को ठीक ठाक करने का, ये करेक्टिव मेथड के अलावा और कुछ भी करेंगे हम, तो ये तो फिर यही बात हो गई झाड़ू से इसको निकालने का, और उसमें हम चाहे इटर्निटी हो जाए हम कभी भी सफल नहीं होंगे। और ये कब हमें दिखाई देगा कि हमारा जब मेंटल डायमेंशन चेंज होगा। अभी हम 3 डायमेंशन में देखते हैं,
पर जब बीइंग ऊपर उठता है तब हम और डायमेंशन के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि एक चैप्टर के अंदर हमने तावड़िया जी ने बताया था कि वो चीज़ जो है उसको आगे पीछे से देख सकते हैं, उसके अंदर से भी देख सकते हैं व्यक्ति। तो इस तरह डायमेंशन बदलते हैं। जैसे कि अभी हम चंद्रमा है उसको देखते हैं तो 3 डायमेंशन से देखेंगे, पर अगर हमारा डायमेंशन चेंज हो गया तो चंद्र के पीछे क्या है जो नॉर्मली हम देख नहीं सकते वो भी हम देख पाएंगे, क्योंकि हमारा डायमेंशन चेंज हो गया। फिर चंद्र के अंदर क्या है, उसका अंदर जो भूस्तरीय अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, पानी है नहीं है और क्या क्या मेटल्स है वगैरह, वो सब भी हम जान सकते हैं। तो उसके लिए और डायमेंशन चेंज होता है। जब एकदम एडवांस डायमेंशन में जाते हैं तो ये चीज़ भी पता लगती है। तो ये डायमेंशन चेंज होता है तब हमें पता लगता है कि अब तक तो हम IESM केंद्रों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे। If we examine the inner life of most people, we shall find that in each and every case, the inner struggle was great and the defeat and humiliation within was also great. तो हर जो व्यक्ति है हर एक केस के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केस में इसी तरह अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है और इसके कारण एक डिफीट होता है, अंदर पराजय होता है और एक ह्यूमिलिएशन भी होता है, मानभंग होता है। ये सब बहुत गहरे पैमाने के ऊपर ये सब चीज़ होती है और हम सब ने ये चीज़ों के अंदर से हम गुजरे हुए हैं और अभी भी कभी कभी ये चीज़ बनती रहती है हमारे अंदर कि कभी स्ट्रगल अंदर जब चालू होता है तो हमारे अंदर यही चीज़ बनती है कि स्ट्रगल होता है तो फिर हम डिफीट ही होते हैं और अंदर ह्यूमिलिएशन का भाव आता है। तो हर व्यक्ति के अंदर जब तक वो करेक्शन अंदर करता नहीं है और गहराई से ये सब करेक्टिव मेथड का उपयोग नहीं करता है तब तक अंदर ये स्ट्रगल की स्थिति बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे जब बैलेंस आता जाएगा तब स्ट्रगल अपने आप में कंट्रोल होता जाएगा। Then the person says, what is the use? It is a dangerous mental state. तो जब इस तरह की अंदर स्थिति बन जाती है, अंदर स्ट्रगल है, अंदर दुख है, पराजित का भाव है, तो फिर आदमी पूछता है कि अरे ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं जी रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ये क्या है। तो ये जो निराशा की स्थिति है वो बहुत डेंजर मेंटल स्टेट है। दिस सजेस्ट द सरेंडर और कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर। तो ये स्थिति बनी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर फुल फ्लेज में आ गए और इंटेलेक्चुअल सेंटर ने जो है वो अपना जो वजूद है वो ही गंवा दिया है। तो वो सरेंडर हो गया है या उसके ऊपर पूरा डोमिनेशन ये इमोशनल सेक्स सेंटर का आ चुका है। आफ्टर सच सरेंडर और डोमिनेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर इट कोऑपरेट्स विद द इमोशनल एंड सेक्स सेंटर्स। अब क्या करेगा, उसके पास तो कोई और चारा भी नहीं है, तो अब इंटेलेक्चुअल सेंटर सरेंडर हो जाएगा और इमोशनल और सेक्स सेंटर जो कहते हैं वो करने लगेगा। ये अंदर की डेंजर स्थिति है, क्योंकि इमोशनल और सेक्स सेंटर से ज़्यादातर तो नेगेटिविटी ही बनती रहती है हमारे अंदर। अभी वो एक ही चीज़ थी जो उसका विरोध करने वाली चीज़ थी, वो था इंटेलेक्चुअल सेंटर। अब वो भी जब सरेंडर हो जाता है तो फिर ये तो इमोशनल सेक्स सेंटर बादशाह बन जाते हैं, इनको रोकने वाला फिर कोई नहीं होता है। तो फिर तो ये माइनस इंटेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। दिस इज देयरफॉर द कोज ऑफ द डिफरेंस इन द सोर्स ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये आगे उन्होंने ये लास्ट टाइम जो ये इधर आया था 92 पेज के ऊपर, तो ये बात यहाँ ये समझाते हुए कहते हैं कि जब इस तरह ये इंटेलेक्चुअल सेंटर सरेंडर हो जाता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी अभी इमोशनल और सेक्स सेंटर को मिल जाएगी। हाँ, तो वो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था कि -6000 और +2000 -4000 ये सब जो था वो एग्जांपल यही था कि इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है वो अपनी इंटेंसिटी जो +2000 थी वो भी उसने गंवा दी, और जब उसने गलत
कमान दिया तो वो प्लस गवा तो दी, बाद में वो माइनस इंटेंसिटी हो गई, -2000 हो गया, तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई। तो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर कभी भी इतना डाउन नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे लिए फिर ऊपर उठने का कोई मौका ही न मिले। फिर भी परमात्मा कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी ऐसे मौका देता है, कुछ ग्रहों की स्थिति बनती है तो फिर से ऐसा कुछ होता है। ये बात आगे करते हैं। इट इज़ मर्सीफुली ऑर्डेन्ड बाय गॉड एंड नेचर दैट ऑल हु हैव सरेंडर्ड देयर इंटेलेक्चुअल सेंटर टू द इमोशनल एंड सेक्स get many chances of what are termed astrological periods due to the positions of Mars and Sun in relation to the person on earth, when momentarily the intellectual center seems to throw away completely the domination of the emotional and sex centers. तो ये कुदरत के अंदर हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपाय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गिर गया तो वो हमेशा गिरा ही रहेगा, उसको भी मौका देता है कुदरत। और क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो मार्स और सन, जो मंगल और सूर्य जो ग्रह है, उसकी कभी कुछ युति बनती है या कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से जो कुछ बनता है, तो उसके जो एक अच्छे वेव्स आने चालू होते हैं, तो ये व्यक्ति के ऊपर भी उसके वेव्स अच्छे आते हैं, तो उसके अंदर फिर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर जो सरेंडर था वो फिर से खड़ा हो जाता है और इमोशनल और सेक्स सेंटर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह होता है कभी कभी जब ऐसी अच्छी इन्फ्लुएंस आती है, प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जब अच्छी बनती है, तो व्यक्ति के अंदर, और हमने सबने भी ऐसा अनुभव करते हैं कि भाई ये कभी कभी प्रैक्टिस तो हमारी जो रोजाना चल रही है, रोजिंदा जो चल रही है वही चल रही है, पर कुछ दिन ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी कभी प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जो ऐसी अच्छी आ जाती है, तो उस दौरान ये हमें एक बेनिफिट मिलता है और हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर एकदम पावरफुल हो जाता है। Such periods of small duration come many times in each person's life. तो इस तरह ये छोटा छोटा पीरियड होता है, कोई लंबा समय चलने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कभी कभी 1 दिन 2 दिन, तो ऐसा चलता है। उस दौरान अगर व्यक्ति उसका बेनिफिट नहीं लेता है, उस दौरान और कुछ प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वो तो अपने आप में चला जाएगा, तो फिर वो जैसे था वैसा ही रह जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ कुछ समय ऐसा होता है कि जिसके अंदर लोग ज़्यादा अनुष्ठान साधना वगैरह करते हैं। तो जैसे कि नवरात्र होती है, साल में 4 बार नवरात्र आती है, इसमें 2 नवरात्र प्रमुख है, आसो नवरात्र और चैत्र नवरात्र। तो उस दौरान कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं कि जिसकी वजह से आप जो कुछ जब तक करना चाहते हैं तो वो और अच्छी तरह आप कर पाते हैं। इसीलिए इस समय के अंदर लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वगैरह करते हैं, पर वो समझ के साथ करना चाहिए। तो ये जो अगर होता है, इसी तरह ये जब मंगल और सूर्य की भी कुछ पॉजिटिव असर आती है, उस दौरान भी अगर हम अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर और पावरफुल हो जाएगा। वो चीज़ निकल जानी नहीं चाहिए, वो समय वैसे व्यर्थ निकल जाना नहीं चाहिए। टू पुट इट प्रॉपरली, it is the interest nature's bank provides on all plus account of the person। तो यहाँ एक नेचर एक प्लस अकाउंट का उसको एक मौका देता है, यहाँ अगर एक प्रोवाइड करता है। टू पुट इट प्रॉपरली, दिस पीरियड्स coincide with certain position of Mars and Sun, but it is nature's law that mercifully makes the intellectual center in all persons revolt and come back। तो ये फिर से यही बात है कि अगर ये मार्स और सन की पोजीशन कुछ बनती है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो फिर से वो रिवोल्ट करके वापस आ जाता है। द पीरियड however being of very short duration and in the
absence of proper method of working prevents a person from making proper use of such opportunities, and the person reverts back to the original state. तो अभी ये हमने बात की यही है कि अगर इस अच्छा समय के दरमियान हम कुछ और प्रैक्टिस साधना नहीं करेंगे, या जो व्यक्ति ऐसे डाउन है वो व्यक्ति भी उस समय कुछ प्रयत्न नहीं करेगी, तो ये समय बहुत कम समय होता है और वो वापस चला जाता है, तो फिर व्यक्ति जैसा था वो इंटेलेक्चुअल फिर से डाउन हो जाता है। तो कुछ समय के लिए उसको ऐसा लगता है कि जैसे इंटेलेक्चुअल सेंटर अभी फिर से अच्छा हो गया, पर वो एक बहुत टेम्पररी चीज़ होती है। उस दौरान वो कोई करेक्टिव की साथ में कर लेता है तो हो सकता है कि भाई इंटेलेक्चुअल ज़्यादा समय तक वो ऊपर उठा रहे हैं, वरना तो ये चीज़ जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। सेंसिंग द चेंज बट अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड अ पर्सन सेज इन माई हार्ट ऑफ हार्ट आई रिपेंटेड। तो ये जो एक अंदर ये जो चीज़ बनी, ये कुछ प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस के कारण कुछ अंदर अच्छा हुआ भी, पर उसको वो चेंज को उसको वो समझ नहीं पाता है उसको, और इसकी वजह से फिर वो जब पुरानी स्थिति आती है फिर वो बोलता है कि इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट आई रिपेंटेड, मतलब कि वो पछतावा कर रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अच्छी एक फीलिंग आती है तो हमने जो भूतकाल में जो गलती की होती है वो याद आ जाती है और हम पछतावा करते हैं, अरे मैंने भूतकाल में ऐसा किया था वैसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कब होता है कि जब कोई हमारा अच्छा समय आता है तब हम ऐसा महसूस करते हैं, पर ये ऐसा खाली हम बोल देंगे कि भाई ऐसा पछतावा करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर वो जल्दी से वो पीरियड तो निकल जाएगा। मैनी मेक फ्रेश रिजोल्यूशन ओनली टू फेल अगेन, पर उस समय और काम करने के बदले फिर रिजोल्यूशन लेंगे कि नहीं मैं कल से तो अभी ये करूँगा वो करूँगा, तो ये रिजोल्यूशन कोई काम का नहीं है, फिर से वो फेल हो जाएंगे। If the intellectual center during such a period can find ways and means or proper methods to remain undominated, the person appears to others to reform. अब जब ऐसी स्थिति अंदर बनती है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर दूसरा सेंटर से डोमिनेट नहीं होते हैं और व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव आता है, तो दूसरों को ये बदलाव महसूस होता है, दूसरों को लगता है कि ये व्यक्ति अभी सुधर रहा है, इसके अंदर ये बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये एक ही कारण है उसका कि अब इंटेलेक्चुअल सेंटर ने वो डोमिनेशन जो है वो सब ठुकरा दिए। जो इमोशनल सेंटर के जो डोमिनेशन थे या फिर वो जो सरेंडर उनको हो गया था उससे बाहर निकल आया, इसके कारण इस व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो सुधार आया ऐसा अंदर लगता है, एक बदलाव दूसरों को लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। तो ये हमारे अंदर भी यही बात है कि जब हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं लंबे समय तक तो हमारे आजू बाजू के लोग साथी लोग हैं उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति के अंदर कुछ अभी चेंज आ रहा है। फैमिली के अंदर भी कई बार लोगों को लगता है कि हाँ पहले की वजह से ये व्यक्ति के अंदर काफ़ी चेंज है। ऐसा हम कई बार सुनते भी है कई लोगों को कि भाई ये व्यक्ति के अंदर सुधार है। पर कब ये होगा कि जब ये IESM के ऊपर IESM केंद्रों के ऊपर हम काम करते हैं और इंटेलेक्चुअल सेंटर को फिर से मजबूत बना देते हैं तो इस तरह का सुधार का एक अनुभव होता है। सच अपॉर्चुनिटीज़ are again given to everyone for the simple reason that nature wants man to evolve further so that she can stop spoon feeding him। तो ये हर व्यक्ति को कुदरत इस तरह मौका देती है और उसका कारण एक ही है कि प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति इवॉल्व हो, हर व्यक्ति अपने आप में ऊपर उठे। और जो प्रकृति को भी स्पून फीडिंग का काम करना पड़ता है, उसको जो हेल्प करनी पड़ती है, उसको ऊपर उठाना पड़ता है, वो न करना पड़े और व्यक्ति अपने आप में अपना मदद करता है। जैसे हम कहते हैं ना हेल्प योरसेल्फ, तो इस तरह व्यक्ति अपने को मदद करना चालू कर दे। और ये इसीलिए
प्रकृति जो है वो हमें इस तरह के पॉजिटिव पीरियड्स देती है। दिस मे बी constructed by some to mean that man has no free will, but the question more important is this: is man denied free will if he works up to it by following certain natural laws? अब गड़बड़ क्या होती है कि ये प्रकृति हमें ऐसे कुछ मदद देती है, कुछ इस तरह का कुछ वातावरण बनता है और हम ऊपर उठते हैं, तो कई लोग फिर ये डाउट करेंगे तो फिर फ्री विल की ज़रूरत ही क्या है, नेचर हमें मदद कर देगी। तो यहाँ एक फिर व्यक्ति के अंदर एक चालाकी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री विल नहीं है या फ्री विल है तो उसका उपयोग नहीं करना है। एक चीज़ समझने की ये है कि जब हम नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं तो वो कोई आसान चीज़ नहीं है। नेचुरल लॉ को फॉलो करना मतलब शरणागति। ये शरणागति क्या आसान चीज़ है क्या? एक दिन भी एक सोच के देखना कि भाई मैं चलो भगवान को शरणागत हूँ और मैं जो हो रहा है वो होने दूंगा। एक दिन भी आप देख लेना शरणागति भाव धारण करके, कुछ घंटे भी हम शरणागति भाव से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का अहम है वो एकदम तुरंत जाग उठेगा और हमने चाहे कितना भी सोचा है, कितना भी संकल्प किया है, पर वो अहम जो है वो उसको तोड़ देगा। शरणागति भाव लंबा समय तक नहीं रहेगा। तो फ्री विल का उपयोग तो हकीकत में शरणागति भाव को धारण करना है। तो अगर फ्री विल आपके पास नहीं है तो शरणागति भाव तो आप धारण ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अभी फ्री विल का राइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम शरणागति भाव धारण नहीं कर सकते हैं, हमारा अहम बीच में आ जाता है। तो कोई शरणागति, कुछ संत लोग जो हम देखते हैं कि भाई संत लोगों के अंदर शरणागति भाव होते हैं, वो ये कुदरत के जो कानून होते हैं उसके मुताबिक जीते हैं, तो उसके अंदर तो एक बड़ी हिम्मत चाहिए, एक फ्री विल का सच्चा उपयोग चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई नेचुरल लॉ का फॉलो करने के अंदर हमारा फ्री विल गलत हो जाती है। तो ये कोई अगर गैर समझ है तो उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। इसीलिए यहाँ सवाल किया है, इज मैन डिनाइड फ्री विल इफ़ ही वर्क्स अप टू इट बाय फॉलोइंग सर्टेन नेचुरल लॉज? तो क्या व्यक्ति ऐसे नेचुरल लॉ को फॉलो करेंगे तो उसका मतलब ये हो गया कि उसने फ्री विल को वो डिनाई करता है? ऐसा तो है नहीं। हकीकत में तो वो फ्री विल है, इसीलिए तो वो नेचुरल लॉ को फॉलो करता है। दूसरे लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि उसके अंदर फ्री विल का राइट यूज़ नहीं है। एक ब्रेक आएगा, इसके बाद में ये लिंक के ऊपर हम फिर से जॉइंट हो सकते हैं। The methods in this book will show how a person can make proper use of such opportunities provided by nature. तो इस किताब के अंदर हम अभी तो ये किताब के अंदर बहुत कुछ देख चुके हैं और हम जानते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें तावरिया जी ने दी है इसके अंदर करेक्टिव, एक अंदर करेक्शन के लिए 3 स्टेप दिया है। इसके अंदर रिफाइनिंग नहीं है पर 3 स्टेप तो अंदर है।
અમારા રેકોર્ડિંગનું હજી આવ્યું નથી, રેકોર્ડિંગનું બટન નથી આવ્યું આમાં. પવન રેકોર્ડિંગનું નથી આમાં. હા તારાંકલ, હમ. હું અહીંયાથી હું રેકોર્ડિંગ કરું છું, એ અચ્છા. તમે નહીં કરતા. સારું સારું, ઓકે. હા હા हाँ. ઓકે. तो हम पढ़ रहे थे द मेथड्स इन दिस बुक विल शो हाउ ए पर्सन कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर. तो इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ सावरिया जी ने बताई है कि जिसके द्वारा जिसका हम उपयोग करके या IESM केंद्रों को हम बैलेंस कर सकते हैं. The proper use of such opportunities provided by the nature. Fortunately, during the intellectual center cycles of return, a person is momentarily free and that person's mind as clear as it could be. But not knowing the proper methods, this person registers such moments as moments of atonement only. तो ये आगे बात आ गई यही है फिर से यहाँ कि ये एक साइकिल ऑफ रिटर्न जब होती है और इंटेलेक्चुअल सेंटर फिर वापस आता है और पर वो उस पीरियड का राइट यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर मेथड पता नहीं है और इसीलिए वो चीज़ को वो रजिस्टर नहीं कर सकता है. तो ये एक चीज़ जो है होती है फिर एक प्रायश्चित के रूप में फिर वो खाली एक फील करता है और उसके बाद में वो चीज़ निकल जाती है. We have earlier seen the intensity of each center, the speed and vibration of each incoming coded impulses to decode thoughts, to recapitulate. तो ये आगे हमने चारों सेंटरों के अंदर किस तरह उसकी एवरेज इंटेंसिटी है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या है वो आगे देखा था. यहाँ ये फिर रिकैप्चुलेट करते हैं कि भाई मूविंग सेंटर्स की इंटेंसिटी क्या है. तो एवरेज जो है 750 है, मैक्सिमम 2000 है, पर मिनिमम 0 है. तो ये हमने आगे देखा था कि मूविंग सेंटर कभी भी माइनस में जाता नहीं है, वो 0 हो जाता है पर इसमें से फिर इससे नीचे उतरकर माइनस में नहीं जाता है क्योंकि मूविंग सेंटर के साथ हमारा जो है वो इंस्टिंक्टिव सेंटर भी जुड़ा हुआ होता है. मतलब कि हमारा हेल्थ का सवाल यहाँ क्रिएट होता है. इसीलिए उसका 0 नहीं होता है, उसका मैक्सिमम 2000 तक प्लस इंटेंसिटी बनती है या फिर एवरेज उसकी 750 हो सकती है. इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर एवरेज 1000 है, मैक्सिमम 2000 और मिनिमम -2000 है. तो नीचे जाएगा तो मिनिमम -2000 तक इंटेंसिटी नीचे वो बना सकता है और प्लस में ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 2000 प्लस बना सकता है और उसकी एवरेज जो है वो मैक्सिमम से आधी है, 1000 है. इसी तरह इमोशनल सेंटर के अंदर एवरेज 2000 है, मैक्सिमम 4000 है और मिनिमम -4000 है. और सेक्स सेंटर्स के अंदर एवरेज 4000 है, मैक्सिमम 8000 है और मिनिमम -8000 है. तो ये मैक्सिमम है उसका आधा जनरली एवरेज में होता है सिवाय कि मूविंग सेंटर के अंदर. मूविंग सेंटर के अंदर इसकी एवरेज फिक्स है 750. अब ये चारों केंद्र के अंदर जो है उसको यहाँ नीचे 4 पॉइंट के अंदर समझाते हैं. पहले मूविंग सेंटर का बताते हैं. फ्रॉम दिस वी कम टू सम वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स. द एक्सोशन और एलेसन और इंस्पिरेशन वी कैन एक्सपीरियंस and the proper or improper use of physical energy through the moving center resulting in the physical movements of all kinds is the least tiring. अब ये जो चारों का एक इसमें कितनी
कितना व्यक्ति है, कौन से केंद्रों में कितना एग्जॉस्ट होता है, मतलब कितनी थकान लगती है, कितना ज़्यादा वो एनर्जी को गंवाते हैं, वो चारों केंद्र के अंदर यहाँ बताया। उसमें सबसे कम जो है मूविंग सेंटर के अंदर। तो मूविंग सेंटर का चाहे राइट यूज़ हो या राइट यूज़ नहीं भी हो, फिर भी उसके अंदर जो एग्जॉशन फील होगा, थकान जो लगेगी, वो ये चारों दूसरे सेंटर्स की अपेक्षा में बहुत कम होती है। फिर दूसरा जो है मच मोर इज़ द एग्जॉशन और एलेसन और इंस्पिरेशन वी कैन एक्सपीरियंस बाय द प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेंटल एनर्जी थ्रू द इंटेलेक्चुअल सेंटर। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर से जो हमें एग्जॉशन होता है, वो जो है वो जो थकान लगती है, वो यहाँ मूविंग सेंटर जो है उससे दुगुनी लगती है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो दिन भर में भटकता है, इधर जाता है उधर जाता है और शाम को आता है तो शरीर थक जाता है। पर कोई व्यक्ति है 2 घंटा 3 घंटा ही वो मेंटल वर्क कर लेता है, तो वो हो सकता है कि एक व्यक्ति दिन भर में फिजिकली जितना नहीं थका है, वो यहाँ 2 घंटे के मेंटल काम के अंदर वो थक जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन है, मेंटली एग्जॉशन जो है वो जल्दी आता है फिजिकल के अपेक्षा में। तीसरा जो है वो इमोशनल सेंटर का, ट्वाइस एज मच इज एग्जॉशन और एलेसन और इंस्पिरेशन वन कैन एक्सपीरियंस एंड द प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ इमोशनल एनर्जी थ्रू द इमोशनल सेंटर रिजल्ट इन एक्सप्रेशन और सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो यहाँ उससे 2 गुना जो इंटेलेक्चुअल सेंटर में जो हमने खर्ची है, उससे 2 गुना एनर्जी जो है वो इमोशनल सेंटर के अंदर हो जाती है। इससे जल्दी मतलब उसके आधे टाइम में ही व्यक्ति थक जाता है। तो इमोशनल सेंटर में, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल तो भाई चलो हम 2-3 घंटा काम किया तो हो सकता है कि भाई दिमाग थक गया। अब इमोशनल सेंटर में तो हमने ज़्यादा गुस्सा 1 मिनट भी कर लिया या 2-5 मिनट किसी से झगड़ा कर लिया, तो हम 2-3 घंटे में मेंटल एनर्जी जो वेस्ट करते हैं, वो यहाँ तो 5-10 मिनट के अंदर हमने तो गंवा दी। जब आदमी नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव इमोशन चालू हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी से ये जो है एनर्जी लूज हो जाती है और एग्जॉशन फील हो जाता है। और रिजल्टिंग इन एक्सप्रेशन, मतलब कि वो हो सकता है कि उसकी अभिव्यक्ति हो या फिर सप्रेशन ऑफ इमोशंस, या फिर वो दबा देगा उसको, तो या अभिव्यक्त करेगा या सप्रेस कर देगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे कि नेगेटिव इमोशन से गुस्सा आ रहा है तो 2 चीज़ होगी, या गुस्सा का एक्सप्रेशन होगा, अभिव्यक्ति होगी, या गुस्से को फिर सप्रेस कर दिया जाएगा। फाइनली 4 times the intellectual and twice as much as the emotional center is the exhaustion or elation or inspiration we can experience by the proper or improper use of the sex energy through the sex center resulting in expression or suppression of the sex urges। तो ये ऊपर की तरह ही है। अभी ये सेक्स सेंटर की बात है, तो सेक्स सेंटर सबसे ज़्यादा एनर्जी खा जाता है। तो जो इमोशनल सेंटर है उससे भी 2 गुना एनर्जी जो है वो सेक्स सेंटर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाती है और एग्जॉशन फील होता है। और उसका भी जो रिज़ल्ट होता है या वो उसकी सेक्स अर्ज जो है वो एक्सप्रेशन में होता है या फिर सप्रेशन के अंदर हो जाता है। द मेथड ऑफ वर्किंग द सेंटर इज एज फॉलो। तब सेंटर किस तरह काम करते हैं ये यहाँ आगे बताते हैं। वेन एवर ए कोडेड इम्पल्स इज रिसीव्ड बाय द इंटेलेक्चुअल सेंटर बिफोर गिविंग आउट द कमांड और डिकोडेड थॉट इट मस्ट कॉन्ट्रैक्ट द इमोशनल सेंटर एंड ब्रिंग द राइट इमोशंस टू बेयर। अब जब इंटेलेक्चुअल सेंटर जब काम करने लगता है, एक इम्पल्स मानो कि इमोशनल सेंटर तक पहुंचा और अभी वो उसका डिकोड करे, उससे पहले उसको क्या करना है, इमोशनल सेंटर का कांटेक्ट करना है और जो राइट इमोशंस है उसको जगाना है। तो ये हमेशा ये एक मेथड है, राइट मेथड है।
पर ये कोई करता नहीं है और कई बार ये समझ में भी नहीं आता कि किस तरह करना चाहिए। पर हकीकत में जब एक इम्पल्स इमोशनल सेंटर के ऊपर पहुंचता है तो इमोशनल सेंटर को डायरेक्ट का कमांड इश्यू नहीं करना है, पर पहले इमोशनल सेंटर का कांटेक्ट करना है और इमोशनल सेंटर के अंदर से जो राइट इमोशंस है, अच्छे भाव है, उसको जगाना है। विद द एवरेज इमोशनल सेंटर्स प्लस इंटेंसिटी it should then contact the sex center if necessary in the operation or just issue a joint command। तो अगर अभी आगे फिर ये तो हो गए दोनों इमोशनल सेंटर और इंटेलेक्चुअल सेंटर, तो अभी दोनों ने ये कर लिया आपस में, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेक्स सेंटर का कांटेक्ट करेंगे दोनों मिलके और एक जॉइंट कमांड इश्यू करेंगे और इस तरह एक काम जो है उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। ये अंदर की मेथड है, किस तरह ये काम करना चाहिए आइडियली सेंटर्स को, ये बताते हैं यहाँ। द मूविंग सेंटर विल विदाउट द लीस्ट क्वेश्चनिंग कैरी आउट द कमांड इफ एनी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट इज नेसेसरी। अभी अगर कोई इसमें कोई मूवमेंट की ज़रूरत है, इनर या आउटर, तो मूविंग सेंटर को भी इन्वॉल्व किया जाता है और मूविंग सेंटर को कोई दलील नहीं होती है उसको, तो वो जब उसको एक कमांड इश्यू किया जाता है तो वो तुरंत फॉलो करने लगता है। द इंटेलेक्चुअल सेंटर मस्ट रियलाइज एंड नेवर फॉरगेट दैट लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वन मैन शो। ये अंदर का एक कारोबार है ये IESM केंद्रों का, और ये इमोशनल इंटेलेक्चुअल सेंटर को जानना चाहिए कि एक बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और वो अकेला नहीं कर सकता। उसके अंदर उसको इमोशनल, सेक्स सेंटर, मूविंग सेंटर सबकी एक सपोर्ट, सबका कोऑर्डिनेशन उसको चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ भी एक कोई बड़ी फैक्ट्री होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक बॉस नहीं होता है, वो बॉस चाहे एक हो पर भी इसके अंदर भी बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके नीचे होते हैं, इस तरह एक चेन होती है और सब मिलके एक काम काज करते, एक फैक्ट्री चलाते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी ब्रेन सिस्टम की जो फैक्ट्री है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे ये सेंटर्स, ये IESM सेंटर्स के उपरांत दूसरे सेंटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और सबको कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ता है। द मोमेंट द इंटेलेक्चुअल सेंटर contact the sex center after contacting the mutually agreeing with the emotional center regarding the command to be issued, the sex center gives the formal acceptance because emotional center is the great ally of the sex center। तो ये तो हम जानते हैं बिल्कुल कि इमोशनल और सेक्स सेंटर की बहुत एक जुगलबंदी है, बहुत एक भाईचारा है दोनों के अंदर। तो जैसा इमोशनल सेंटर ने किया 99%, तो सेक्स सेंटर वैसा ही वो फॉलो कर देगा। तो उसको फिर ज़्यादा सेक्स सेंटर को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कन्विंस करना है इमोशनल सेंटर। एक बार वो कन्विंस हो जाता है और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सेक्स सेंटर भी अपने आप में साथ में आ जाएगा। इट इज़ देयरफॉर इम्पेरेटिव that the intellectual center must realize that all commands before being issued by jointly passed or accepted by all directors। तो ये एक अनिवार्य बात है कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर को ये जानना चाहिए कि एक जॉइंट कमांड ही हमेशा रहना चाहिए और सबका एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे कोई मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर कुछ मेंबर कहते हैं कि नहीं ये करना है, कुछ कहते हैं ये करना है, तो फिर वो मीटिंग के अंदर कोई डिसीज़न नहीं आ पाएगा। पर अगर सब जो है वो सब एक्सेप्ट करते हैं, सब एग्री होते हैं, तो एक फिर जॉइंट डिसीज़न, एक सही डिसीज़न आ जाएगा। Once the intellectual center creates this habit, the emotional and sex center will always inquire of intellectual whenever they wish to act, and neither will be hostile nor eager to dominate the intellectual center। तो अगर एक इंटेलेक्चुअल सेंटर इस तरह की एक हैबिट फॉर्म कर लेता है कि भाई जब जब उसको लगता है कि भाई ये काम करना है तो उसके द्वारा करना है, तो उसको सबसे पहले इमोशनल सेंटर को, बाद में सेक्स सेंटर को, दोनों को कन्विंस करना है, दोनों को कॉन्टेक्ट करना है और फिर जाके वो काम निपटाना है।
तो फिर वो हॉस्टाइल की तरह काम नहीं करेंगे, इमोशनल सेक्स सेंटर हॉस्टाइल नहीं बनेंगे, मतलब वो विरोध नहीं करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे। और फिर वो इंटेलेक्चुअल सेंटर को डोमिनेट करने के लिए आतुर भी नहीं होंगे। द ट्रबल इज दैट द इंटेलेक्चुअल बीइंग द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर थिंक्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम दैट द अदर्स बी कंसल्टेड बिफोर इश्यूइंग कमांड। तो ये हमारे फैमिली में भी होता है ना, इसी तरह ये अंदर भी होता है। जो फैमिली में बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अभी ये दूसरों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे इस तरह जब इस तरह का निर्णय लिया जाता है और दूसरों को कंसल्ट नहीं किया जाता है तो कई बार घर के अंदर भी विरोध हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे ये चारों सेंटर के अंदर भी है कि वो इमोशनल इंटेलेक्चुअल सेंटर इमोशनल और सेक्स को कन्विंस करते नहीं हैं और उसको लगता है कि मैं तो भाई सीनियर मोस्ट हूँ, मुझे क्या इन लोगों को पूछना है, और अकेला अकेला वो करने लगता है। तो ये विरोधी हो जाते हैं और फिर गेम उसको वो पलटा देते हैं। द एटीट्यूड इज स्ट्रांगली resented by the other directors by they join and form a group and at the time of issue of a command oppose bitterly। तो ये ऐसा जो एटीट्यूड है इंटेलेक्चुअल सेंटर का, इससे इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, ये इमोशनल सेंटर सेक्स सेंटर को बहुत बुरा लगता है और फिर वो एक ग्रुप बना लेते हैं और जब भी ये इंटेलेक्चुअल सेंटर कोई कमांड इश्यू करता है तो उसका वो बहुत स्ट्रांगली उसका विरोध करते हैं। दे वुड नॉट नॉर्मली डू सो बट दे नो that higher authorities would also not accept the stand that only the intellectual center takes। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है कि ये इतना ये दो सेंटर इतना अपोज करे, पर दोनों सेंटर को इतना पता है कि ये जो एटीट्यूड है इंटेलेक्चुअल सेंटर का अकेले अकेले काम करने का, वो दूसरे जो अंदर हायर सेंटर से हायर अथॉरिटीज़ पड़ी है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर से भी ऊपर सेंटर से हमने देखे ना, कुल 60 प्रकार के सेंटर्स हमने देखे हैं। तो वो सेंटर्स को वो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह का इंटेलेक्चुअल सेंटर का बिहेवियर को, और ये इमोशनल सेक्स सेंटर को भी ये पता है। लेट अस एग्जामिन व्हाट हैपन्स विथ आवर ग्रे मैटर नॉर्मली एंड व्हाट कुड हैपन विथ लिटल केयर। अब ये अंदर किस तरह इंटेंसिटी बनती है उसका ये सब विवरण है, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि फिर टेक्निकल हो जाएगा, ये फिगर सब स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे। अब कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोल। आपने जो शुरुआत में समझाया जो सप्रेस इमोशंस होते हैं, हाँ, वो आदमी को नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, करेक्ट है? क्या क्या नहीं समझ में नहीं आया। आपने बताया कि वे जो बचपन से हाँ बच्चे को जिस तरह से आप वो करते हैं जी, तो उसके इमोशंस है, उसको एक्सपेक्टेशन है, वो सप्रेस होते हैं। राइट राइट राइट। तो जो सप्रेस जो इमोशंस होते हैं दैट जी। रिजल्ट्स इनटू स्लोली एंड स्टडीली नेगेटिविटी, ठीक है? हाँ, माइनस इंटेंसिटी बननी चालू हो जाती है उसके अंदर। माइनस है, तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? वही तो मैंने कहा ना, वही तो मैं समझा रहा था ना कि वही मैं कह रहा था ना कि जो माँ बाप है उसको बहुत समझना चाहिए। जैसे पहली बात तो है कि बच्चे के सामने माँ बाप को झगड़ना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये कोई ध्यान भी नहीं देता है कि छोटा बच्चा घर में है, उसके सामने माँ बाप झगड़ने लगते हैं। तो ये जब झगड़ने लगते हैं तब उसके अंदर बच्चे के अंदर एक फियर क्रिएट होता है, और फियर मतलब माइनस इंटेंसिटी। तो ऐसे पहले तो सबसे पहले तो माँ बाप को ही अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ता है कि वो इस तरह बिहेव ना करे ताकि बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ ये हो जाए। दूसरी चीज़ उसके अंदर जो है वो एक
ऐसा इसके अंदर पॉजिटिव डेवलप करने के लिए जैसे कि कुछ अच्छी तरह का खेल होता है, गेम्स होती है, और या उसके साथ खास करके अच्छी अच्छी स्टोरी जो होती है, जैसे हम देखते हैं ना कि भाई जैसे शिवाजी को उसकी माता ने बचपन से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी कही थी, तो फिर वो आगे जाके बहुत बहादुर इंसान बने। तो इसी तरह एक बच्चे के अंदर कुछ कल्टीवेट करना पड़ता है उसके विचारों को, तो अच्छी स्टोरी वगैरह खास उसको सुनाना पड़ता है ताकि उसके अंदर अच्छे विचार क्रिएट हो और अच्छा माहौल होना चाहिए। फिर वो किस तरह दूसरे बच्चों के साथ मिलता है, कैसा उन लोगों की फ्रेंडशिप है, उसमें से वो कोई गलत तो नहीं सीखता है, वो सब सीखना है। और बच्चे के अंदर जो कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, तो वहाँ भी काम करना पड़ता है, न उसकी जिद को संतोषना पड़ता है ज़्यादा और न उसको उसके ऊपर दमन न वो देखना पड़ता है। इस तरह एक जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो सब हमें पूरी समझनी पड़ती है और इस तरह उसके साथ बिहेव करना पड़ता है। इन शॉर्ट ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर कोई सप्रेशन ना आ जाए या फिर उसके अंदर माइनस इंटेंसिटी किसी तरह भी बनना चालू ना हो जाए, क्योंकि बार बार ऐसा बनता रहेगा तो फिर आगे जाके वो क्रिमिनल बन सकता है बहुत आगे जाके। तो इस तरह ये माँ बाप का रोल होता है, ये मैं कहना चाहता था। मेरा क्वेश्चन इसके आगे एक स्टेप आगे है। अगर ये किसी के साथ हुआ है 25 साल 30 साल 40 साल पहले और सामने वाला बच्चा है या माँ बाप है, वो अगर इस तरह से तवारिया जी को फॉलो नहीं करते, TSR भी नहीं करते हैं, तो उनको वो सेपरेशन से बाहर लाने का, ओवरकम करने का रास्ता है कोई? वही मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि माँ बाप को ये अपने अंदर करेक्शन करना पड़ेगा। तो माँ बाप को अगर वो 3 स्टेप रिफाइनिंग नहीं करते तो वो तो उसको तो करना पड़ेगा, ये नहीं करते तो कोई और तरह उसको माँ बाप को भी कुछ ना कुछ अपने अंदर कल्टीवेट तो करना पड़ेगा ना, कोई और मेथड से, कोई इस तरह कुछ भी साधन करने चाहिए, किसी तरह का भी करेक्टिव मेथड अपनाना चाहिए। वो फिर तावरिया जी की सिस्टम से है या दूसरी सिस्टम से उसको, या फिर एकदम क्लियर कट उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि भाई मैं मेरे बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर कभी भी नहीं करूँगा। कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो उस व्यक्ति के अंदर आ जानी चाहिए, और फिर वो बच्चों के साथ डीलिंग करेंगे तो भी ठीक ठाक फर्क हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों के अंदर जो सप्रेस इमोशंस बैठे हुए हैं और बच्चे लोग अगर 3SR भी नहीं करते, कोई भी योगा फॉलो नहीं करते, तो उसको आइदर टू इरेडिकेट और टू ओवरकम क्या करना चाहिए? बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मैंने कहा ना कि बच्चे को तो आप फिर से आपको ही ट्राई करके उसके अंदर ये करेक्शन करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर चेंज करके नया इसके अंदर नया एटीट्यूड डेवलप करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम छोटा बच्चा है वो कोई थोड़ा योग की कोई मेथड तो कोई फॉलो नहीं, 7 साल से पहले तो कोई बच्चा कोई योग की मेथड फॉलो नहीं कर सकता। हमको इवन रिफाइनिंग भी कोई बच्चे को कराना है तो 6-7 साल तक तो हमें रुकना पड़ता है, उसके बाद में ही हम करा सकते हैं। तो उसके पहले तो यही है, मैंने जो आगे बताया कि माँ बाप को राइट एटीट्यूड डेवलप करके बच्चे के अंदर, चलो जो हो गया तो हो गया, थोड़ा सप्रेशन आ भी गया, पर अभी उसके अंदर फिर इस तरह का राइट एटीट्यूड डेवलप करके जो पुरानी चीज़ है उसको फिर धीरे धीरे करके वो निकाल सकते हैं। अगर वो माँ बाप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और बच्चे के साथ अच्छी तरह वो पेश आते हैं, तो जो पुरानी जो, क्योंकि वो तो एकदम शुरुआत है बच्चे के अंदर, तो वो जल्दी से इरेडिकेट भी हो सकता है। पर जो कुछ करना है वो माँ बाप को ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलिए दूसरा। और किसी को प्रश्न है कुछ? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर मैं ये सब्जेक्ट का ऊपर प्रश्न नहीं है, प्रश्न अलग सब्जेक्ट का ऊपर है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए। सर ये जो 3SR भी करते हैं उसका साथ में गायत्री मंत्र करने से क्या उसका ज़्यादा फायदा है ना, ऐसा कुछ नहीं है? है ना, गायत्री का फायदा है, इसीलिए तो तावरिया जी ने गायत्री दिया है। वो एक पूरी साधना है,
गायत्री मंत्र और 3 स्टेप आप एक अकेले गायत्री मंत्र करोगे तो जो फ़ायदा मिलेगा और उसको 3 स्टेप के साथ जोड़ दो तो दुगना फ़ायदा मिलेगा ना। सर हाँ आगे, हाँ सर सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और किसी को? सर मुझे पूछना था कि जब अभी 1 मिनट का रिफाइनिंग मैं कर रही हूँ, तो जैसे कि मुझे अभी 2 मिनट्स का करना है, तो उसके पहले जो अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है वो भी डबल करनी है, स्वाइसो भी डबल करना है या खाली रिफाइनिंग? नहीं, स्वाइसो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक कर सकते हैं रोज़ाना, पर अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन है तो वो हर एक्सरसाइज वो 3 बार ही करना होता है। टेंस किया रिलैक्स किया, टेंस किया रिलैक्स किया, 3 बार किया तो काफ़ी है। और 2 मिनट करोगे 3 मिनट करोगे तो भी अटेंटिव टेंशन का प्रोग्राम तो यही रहेगा। स्वाइसो आप अभी 1 मिनट करते हैं तो 2 मिनट कर सकते हैं या फिर 3 मिनट भी कर सकते हैं। ओके। और रिफाइनिंग के बाद फिर वो जो गोल्ड नगेट करते हैं वो मैक्स 5 बार कर सकते हैं हम लोग? हाँ, अभी शुरू में 5 राउंड तक करिए और फिर थोड़ा 1 मिनट तक शैलो ब्रीदिंग करिए। बाद में फिर 5 से आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं राउंड को, 6 राउंड 7 राउंड, हर वीक में 15 दिन में 1 राउंड आप बढ़ा के धीरे धीरे 10 राउंड तक भी पहुंच सकते हैं, पर बहुत स्लोली धीरे धीरे आगे जाना है। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और ये चारों सेंटर के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए। थैंक यू दारा साहब। थैंक यू। थैंक यू दारा साहब। थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू।